नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 2 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, द हिंदू की छुट्टी है, द हिंदू नहीं आया आज, लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल कवर करेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। और आज दो बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले विजयदशमी, आप सभी को दशहरा यानी विजयदशमी की शुभकामनाएं। और दूसरा, आज गांधी जयंती भी है, गांधी जयंती की भी आप सभी को शुभकामनाएं। अब देखो, वो सब फॉर्मेलिटी मैं नहीं करने वाला हूँ कि आपके जीवन में भी अच्छाई की बुराई पर जीत हो, जिसलिए विजयदशमी का त्यौहार बनाया जाता है। आप सब भी गांधी जी की वैल्यूज़ को अडोप्ट करो। मुझे एक चीज़ पता है, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सब लोग मेच्योर हो। और बस जो फेस्टिवल्स हैं उनकी दिल से शुभकामनाएं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिक्लेम द डिस्ट्रिक्ट एज ए डेमोक्रेटिक कॉमन्स से संबंधित है। डिस्ट्रिक्ट्स क्यों जरूरी है, क्या दिक्कत है डेमोक्रेसी में, क्या उनका रोल होना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे डिटेल से। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। रुचि गुप्ता के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल की शुरुआत देखो एक ग्लोबल ऑब्जर्वेशन से होती है। शुरुआत में राइटर बोलते हैं कि आज पूरी दुनिया में ना पब्लिक लाइफ फ्रेगमेंटेड हो रही है। मतलब आप विभिन्न देशों का एग्जाम्पल देखिए, जैसे यूएस का, यूके का, वहां पे सोसाइटी डिवाइड होती आपको दिखेगी, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में। इसके अलावा वो लोग जो इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं और वो लोग जो खिलाफत करते हैं, दोनों के बीच में डिवाइड और अनेकों इश्यूज को लेके डिवीजन देखने को मिल रहा है। मतलब लोग पहले से ज्यादा बटे हुए हैं अलग अलग इश्यूज को लेके। और इसी बीच देखो, इंडिया एक यूनिक मोड पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास में ना एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के पास में नहीं है, और वो है हमारी यूथ पावर। सोचिए, हमारे देश की 65% जो पॉपुलेशन है ना, वो 35 साल से कम है। जब पूरी दुनिया देखो बूढ़ी हो रही है, इंडिया जवान है। और इसे ही हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ में एक चैलेंज भी आता है। आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में उठाता है कि क्या हम अपने यूथ को इकोनॉमिकली और डेमोक्रेटिकली मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। क्या मतलब है इस चीज का? इकोनॉमिकली मेन स्ट्रीम करना मतलब उनको जॉब्स देना, स्किल देना, और डेमोक्रेटिकली मेन स्ट्रीम देना मतलब उनका डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। तो क्या इंडिया ये कर सकता है? आप ना एक डेटा देखिए, ये डेटा काम का है, मतलब रोज रोज ऐसे आर्टिकल्स आते नहीं हैं। 85% इंडियंस ऐसे हैं जो अपने जन्म के डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, लेकिन देखो देश में ना 3% जमीन जो है, शहरों की जमीन, वो देश की जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करती है। सोच के देखो, 85% जनता जहां पे उनका जन्म हुआ उसी डिस्ट्रिक्ट में रहती है, शहर में नहीं जाती है, मतलब बड़े शहरों में नहीं जाती है। और देश के शहरों वाली जो जमीन है ना, देश की टोटल 3% जमीन देश की जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करती है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मैसिव कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ। मतलब देश की जो ग्रोथ है ना, कुछ ही जगहों पर बंध के रह गई है, सिर्फ बड़े शहरों में। और एक बात आपको बताऊं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के प्रॉफिट आप देखोगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी के वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो इससे ना डोमेस्टिक कंजम्पशन कमजोर होता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब हमारे देश में डिमांड, क्योंकि लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो वो चीजें नहीं खरीदेंगे, चीजें नहीं खरीदेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फिर देश की इकोनॉमी प्रोड्यूस क्या करेगी, देश की इकोनॉमी फिर ग्रो कैसे करेगी? यही तो पूरी दिक्कत है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर है, हमारी गाड़ी का इंजन है। लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो खर्चा कौन करेगा और इकोनॉमी कैसे चलेगी? इसीलिए आर्टिकल एक बात बोलता है, आर्टिकल कहता है हम सिर्फ देखो एक्सपोर्ट पे या फिर एलीट कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये सोच के लोग नहीं खरीद रहे हैं तो एक्सपोर्ट करके बेच देंगे, या फिर कम से कम अमीर लोग तो खरीदेंगे। नहीं, इससे देश की इकोनॉमी नहीं चलेगी। हमें देखो मास स्केल पे यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। तो सवाल उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं? तो राइटर ना पूरे प्रॉब्लम की जड़ बताते हैं। वो बोलते हैं पूरे प्रॉब्लम की जड़ है एक चीज, सेंट्रलाइजेशन।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारा जो गवर्नेंस का मॉडल है ना, वो टॉप डाउन है। पॉलिसीज दिल्ली या फिर स्टेट कैपिटल्स में बनती है और फिर नीचे अलग अलग जिलों तक इंप्लीमेंट होने के लिए भेज दी जाती हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, आज देखो हमारा फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे है, अच्छी चीज है, टेक्नोक्रेटिक स्कीम्स पे है, डिजिटल सर्विस डिलीवरी पे है। ये सब चीजें जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो, आप एक चीज देखिए, आज एमपी एमएलए का रोल क्या रह गया है? एमपी एमएलए का रोल ये रह गया किसी को गैस कनेक्शन दिलवाना, किसी का राशन कार्ड बनवाना। एमपी एमएलए का रोल रह गया ये छोटे मोटे काम करवाना, जबकि उनका रोल होना चाहिए अगले 20 सालों का विजन डिसाइड करना। अगले 20 सालों में शहर जिला अगर डेवलप करेगा तो कैसे डेवलप करेगा, अगले 20 सालों का क्या प्लान है, क्या विजन है डिस्ट्रिक्ट का। होता ही नहीं ऐसा। समझ गए मतलब? पेंशन बनवा देना, छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम करवा देना, ये डेवलपमेंट थोड़ी ना है यार। और इससे तो जनता सिर्फ बेनिफिशरीज बन के रह गई है। जो जिलों के लोग हैं ना, जो बड़े शहरों के अलावा जो छोटे छोटे जिलों में लोग रहते हैं, वो सिर्फ बेनिफिशरीज बन के रह गए हैं। सोचिए, हम कितने साल पहले, 30 साल हो गए, 30 से ज्यादा साल हो गए, 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे ताकि पावर जो है डिसेंट्रलाइज हो, पावर नीचे तक आए, पंचायतों तक, म्युनिसिपैलिटीज तक। लेकिन क्या वास्तव में पावर पहुंची? आंसर है नो। तो ये जो अभी सेंट्रलाइज्ड स्कीम्स का रेजीम चल रहा है ना, कि सब कुछ सेंट्रली डिसाइड होता है, चीजें ऊपर से डिसाइड होती हैं और वैसे की वैसे इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं हर एक जगह पे, चाहे बिहार हो, केरला हो। इससे देखो, डिसेंट्रलाइजेशन की जो स्पिरिट है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की स्पिरिट कमजोर हो गई है। अब ना लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बल्कि नेता लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एक पॉलिटिकल फटीग देखने को मिलता है। चुनावी राजनीति अब एम्प्लॉयमेंट पे नहीं, अब वेलफेयर और कैश ट्रांसफर पे चलती है। नेता लोगों को भी समझ में आ गया है कि देखो, ये पॉलिसी बनाने से कोई काम चलता नहीं है, इससे अच्छा है फ्री में लोगों को कैश बांट दो, लोग मिल जाएंगे, लोगों से वोट मिल जाएंगे, बस इतना ही हमें चाहिए। क्या ही डेवलपमेंट लेके आना, क्या स्कूल बनाना, इससे अच्छा फ्री में पैसा बांट दो। लेकिन देखो, फ्री में पैसा बांटने से रिटर्न अच्छे नहीं आएंगे। आप, वो फेमस कहावत है ना, आप किसी को मछली पकड़ना सिखाओगे तो जीवन भर उसे रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे फ्री में मछली दोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फ्री कैश ट्रांसफर करके सरकार लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रही है। सरकार को एक्चुअल में उन्हें मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। तो फिर लास्ट में राइटर सॉल्यूशन देते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को ना, जिलों को अपना डेमोक्रेटिक कॉमन वाला जो स्पेस है वो रिक्लेम करना चाहिए, जो आर्टिकल का टाइटल है। क्या मतलब है इस चीज का? आज हम देखो डिस्ट्रिक्ट को कैसे देखते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जहां पे एक कलेक्टर बैठता है जो सरकार की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन राइटर ये कहती हैं, इससे आगे सोचो, डिस्ट्रिक्ट को एक डेमोक्रेटिक कॉमन बनाओ। क्या मतलब है इस चीज का, डेमोक्रेटिक कॉमन? कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है साझी जगह, मतलब ऐसी जगह जो सबकी है। जैसे गांव में आपने देखा होगा, एक कॉमन कम्युनिटी ग्राउंड होता है जिसपे सभी के पशु आके चरते हैं। वो जगह सबकी होती है, किसी एक पर्सन की नहीं होती, उसका इस्तेमाल सब करते हैं और जिम्मेदारी भी सबकी होती है। हालांकि एक इन्वायरमेंट से जुड़े लोग कहते हैं सबकी जिम्मेदारी मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता। तो राइटर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को ना एक ऐसी साझी जगह बनाओ जहां पे ना लोग बेनिफिशियरी ना हो, बल्कि पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में, सिविक पार्टिसिपेंट हो, जहां डेवलपमेंट पर चर्चा हो, सवाल पूछे जाएं, जहां पे अकाउंटेबिलिटी लोकल लेवल पे फिक्स हो। तो आप डिस्ट्रिक्ट को ना ऐसा डेमोक्रेटिक कॉमन बनाओ। ये होगा कैसे? आर्टिकल इसके लिए ना एक रोड मैप देता है, कुछ पॉइंट्स देता है जो मैं आपको ना पॉइंट वाइज फॉर्म में बता देता हूं, अलग से स्लाइड लेके, क्योंकि आर्टिकल में थोड़ा स्कैटर्ड है, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूं। पहला सॉल्यूशन राइटर देते हैं, डिसएग्रीगेट नेशनल स्कीम्स। डिसएग्रीगेट नेशनल स्कीम्स मतलब कि बड़ी बड़ी नेशनल स्कीम्स को ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तोड़ो। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्किल इंडिया मिशन है, इसको तोड़कर देखो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अगले 1 साल में कितने यूथ को कौन सी स्किल्स देनी है, वहां की लोकल इंडस्ट्री की नीड क्या है। इससे ना अकाउंटेबिलिटी ज्यादा अच्छे से फिक्स की जा सकती है।
अभी सरकार स्किल इंडिया मिशन चला रही है, ऐसे जिलों में वो स्किल्स दी जा रही हैं जो उस जिले में यूज ही नहीं होंगी। इससे अच्छा लोकल जिले के हिसाब से आप स्किल्स दो ना। बहुत बढ़िया पॉइंट है राइटर का ये, मुझे तो बहुत सही लगा। दूसरा पॉइंट, ब्रेक द साइलोज। ब्रेक द साइलोज क्या मतलब है इस चीज का? अभी देखो हेल्थ मिनिस्ट्री अपना काम करती है, एजुकेशन अपना, और वाटर मिनिस्ट्री अपना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ना इन सबको साथ लाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चों में मालन्यूट्रिशन की समस्या है तो इसे सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए आंगनवाड़ी, मिड डे मील स्कीम और क्लीन वाटर, सबको सारी चीजों पे साथ मिलकर काम करना होगा। तो इसलिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, जल शक्ति, सभी मिनिस्ट्रीज को मिलकर काम करना होगा। अलग अलग काम करेंगे तो प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, आप ना लोकल आउटकम एंड अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करो। लोकल आउटकम एंड अकाउंटेबिलिटी क्या मतलब है इस चीज का? हर डिस्ट्रिक्ट का देखो एक यूथ अपॉर्चुनिटी इंडेक्स बनाया जा सकता है। क्या यहां के युवाओं को जॉब मिल रही है, क्या उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, और इसके लिए सीधा वहां के एमपी को जिम्मेदार ठहराया जाए। आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक दिशा कमेटी होती है। दिशा कमेटी पूरा नाम जानते हो क्या होता है? सॉरी, दिशा बोल रहा हूं, दीक्षा कमेटी। दीक्षा कमेटी होती है, पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। इसका चेयरमैन होता है वहां का एमपी। इस कमेटी को और पावरफुल बनाया जा सकता है और फिर इसी कमेटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन एमपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथे नंबर पे है जो रिसोर्स एलोकेशन है ना, रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्विटेबल होना चाहिए। जहां हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा, मतलब देखो जब हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा हमारे सामने होगा ना तो हम देख पाएंगे कि कौन से जिले पीछे रह गए हैं, फिर हम उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज दे सकते हैं। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल होना चाहिए, डेटा के बेस पे होना चाहिए। पांचों पॉइंट, 4 ही पॉइंट है मेन तो, मतलब, लेकिन लास्ट में ना कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं देखो हम हमें ये भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये सारे काम जो है ना सरकार अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है। हमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए इन सभी कामों को करने के लिए। इंडिया के टॉप 10% लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, इंटेलेक्चुअल्स, सबको आगे आना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट्स के पास में सीएसआर का फंड होता है, वो डिस्ट्रिक्ट में ये सीएसआर का जो फंड है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और एनजीओ के जो लोग हैं वो प्लानिंग में और मॉनिटरिंग में हेल्प कर सकते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमीज हैं वो देखो पॉलिसीज को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है ना डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होगा? ये लोगों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और शुरुआत में सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की कि लोगों में पोलराइजेशन बढ़ रहा है, फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है, वो चीजें नहीं होंगी बल्कि अच्छे से डेवलपमेंट आएगी। महात्मा गांधी ने ना ग्राम स्वराज की बात की थी। उन्होंने कहा था ट्रू डेमोक्रेसी इज नॉट रन बाय 20 मैन सिटिंग एट द सेंटर, इट इज वर्क फ्रॉम बिलो बाय द पीपल ऑफ एवरी विलेज। मतलब ये आर्टिकल देखो उसी फिलोसफी को 21वीं सेंचुरी के कंटेक्स्ट में रिवाइव कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट की अप्रोच से संबंधित। मतलब देखो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया का जो भविष्य है ना इस बात से नहीं तय होगा कि हमारी जीडीपी कितनी है। इंडिया का भविष्य इस बात से तय होगा कि हमारा लोकतंत्र शहरों के बाहर रहने वाले अपने युवाओं की जो एम्बिशंस हैं उनको पूरा कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आत्मनिर्भर भारत के लिए ना इंडिया को माइनिंग करनी पड़ेगी। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो हर भारतीय का सपना है कि 2047 से पहले हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन राइटर कहते हैं वहां पहुंचने से पहले देखो अपने को ना एक और सपना जल्द पूरा करना पड़ेगा, वो है आत्मनिर्भर भारत। समझ गए? सोच के देखो
क्या कोई देश इंपोर्ट पर डिपेंड होके स्ट्रोंग बन सकता है? कभी भी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी से उधार ली हुई साइकिल पे ना रेस जीतने की कोशिश कर रहे हो, और वो पर्सन कभी भी अपनी साइकिल वापस ले सकता है। वही बात हो गई ना। तो ना प्रधानमंत्री मोदी ने ना और सरकार ने पिछले कुछ सालों में सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, लेकिन अभी भी ना हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और जानते हो टोटल जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 50% क्या है? टोटल हम जितना बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, उसका 50% तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम ऑयल, गोल्ड, कॉपर, बॉक्साइट, ये सब जो है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते हैं, लेकिन देश के टोटल इंपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 15%। समझ गए? तो अब यहां एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। सरकार ने देखो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कमाल का काम किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने चलाई है ताकि ज्यादा मोबाइल फोन्स इंडिया में बने, और इसका फायदा भी हुआ है। आज मेड इन इंडिया फोन्स दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं यही फोकस हम एनर्जी सेक्टर पे, नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर पे भी हमें करना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो रास्ता है ना, वो माइनिंग से होके गुजरेगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना सच करने के लिए हमें माइनिंग पे ध्यान देना होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या वास्तव में हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं भी? क्या मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं कि हम उसकी माइनिंग करें? तो यहां पे ना राइटर ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ना, आज तो वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट्स में बंटा हुआ है ना, लेकिन ज्योग्राफी आपने पढ़ी हो तो पहले तो पूरा वर्ल्ड, पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, और एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम होता था गोंडवाना लैंड। क्या होता था? जिसका नाम होता था गोंडवाना लैंड। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सभी इसी गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। इसलिए देखो जो जियोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की है वैसी ही हमारी है, जो मिनरल्स अफ्रीका में मिलते हैं वो हमारे पास भी हैं। बस फर्क इतना है, उन्होंने एक्सप्लोर कर लिए हैं मिनरल्स, लेकिन हमने अभी तक अपने खजाने को खोला नहीं है। हम उस खजाने के ऊपर बैठे हैं। हमारी जो मिनरल पोटेंशियल है ना, वो वर्ल्ड क्लास की है, लेकिन अभी तक हमने हमारे मिनरल पोटेंशियल को आजाद नहीं किया है। ये देखो एक ना पैराडॉक्स जैसा है। एक तरफ हम अपने खजाने के ऊपर बैठे हैं, और दूसरी तरफ हम इस चीज को दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वही बात हो गई कि हमारे घर के नीचे पानी का टैंक है और हमें पानी खरीदना पड़ रहा है बाहर से। ये तो वही बात हो गई। आप ना डेटा देखिए, आज जितना हमें ऑयल चाहिए ना, 90% ऑयल जो है हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉपर, 95% जो कॉपर है हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में कॉपर लगता है। गोल्ड देख लीजिए, हम देखो 99% से ज्यादा गोल्ड ना इंपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता है। कोल एंड बॉक्साइट देख लीजिए, इनका इंपोर्ट तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनको तो हमने एक्सप्लोर भी कर लिया है। इनके मैसिव रिजर्व हैं हमारे पास में, कोल के एंड बॉक्साइट के, फिर भी हम इन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं, माइनिंग कर नहीं रहे हैं खुद से। तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखो हमारी इकोनॉमी के लिए ना एक बर्डन है, बोझ है। इसकी वजह से हमारे देश ना कई बार डिसीजंस खुद से नहीं ले पाता। दूसरे देशों पे हम डिपेंडेंट हैं इन चीज़ों के लिए। कई बार हमें उन देशों की बात माननी पड़ती है, वो देश जो इन चीज़ों को हमें भेजते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो राइटर ना यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, एक नया तरीका होना चाहिए एक्सप्लोरेशन का, मिनरल्स को एक्सप्लोर करने का, खोजने का। हमें अपने ना स्टार्टअप्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये पहला सॉल्यूशन है कि अभी इंडिया में ना एक्सप्लोरेशन कौन करता है, कौन खोजता है मिनरल वगैरह? बड़ी सरकारी कंपनीज। लेकिन देखो उनकी बैंडविड्थ लिमिटेड है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है। जबकि देखो दूसरे देशों में आप देखोगे ना, माइनिंग एक्सप्लोरेशन का काम किया जाता है छोटी फ्लेक्सिबल कंपनीज के द्वारा, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के द्वारा। छोटी फ्लेक्सिबल कंपनीज जो हैं वो एक्सप्लोरेशन करती हैं, मिनरल्स को खोजने का काम करती हैं। उनका काम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड से होता है। वो 10 जगह पैसा लगाएंगी,
9 जगह उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह उनको रिसोर्सेज मिलेंगे और वहीं से वो अपना सारा खर्चा पूरा कर लेंगे। इन्हें बोलते हैं जूनियर एक्सप्लोरेशन कंपनीज। क्या बोलते हैं? जूनियर एक्सप्लोरेशन कंपनीज। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह यही मॉडल चलता है। जबकि इंडिया में ना ऑक्शन सिस्टम होता है, बोली लगती है कि कौन कहां पे एक्सप्लोर करेगा। इसके कारण ये मॉडल काम नहीं करता। राइटर कहते हैं देखो, एक्सप्लोरेशन को ना आप फ्री कर दो, यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका दो, और सरकार को ना रेवेन्यू की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आगे जाके माइनिंग होगी तो देखो रेवेन्यू तो सरकार को मिल ही जाएगा ना, टैक्स तो सरकार को मिल ही जाएगा। तो अभी जो एक्सप्लोरेशन का मॉडल है वो सरकार को चेंज करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है प्रोसेसेस को फास्ट करो, सेल्फ सर्टिफिकेशन का मॉडल लेके आओ। अभी देखो हमारे देश में ना सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी भी है। इंडिया में ना कहीं पे अपने को मिनरल मिल गए, एक्सप्लोरेशन हो गया, तो उस स्टेज से वास्तव में माइनिंग तक आते आते बहुत समय लग जाता है, बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। तो यहां पे राइटर एक आइडिया देते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन का। जैसे देखो इनकम टैक्स में होता है ना, इनकम टैक्स में हम खुद सरकार को सेल्फ सर्टिफाई कर देते हैं कि हमारा जो खर्चा है यहां यहां पे हुआ, और खर्चा काट के, एक्सपेंडिचर हटा के हमारी इनकम इतनी हुई। तो सरकार बाद में चेक करती है, पहले हम सेल्फ सर्टिफाई करते हैं, खुद से सरकार को सारा डेटा देके टैक्स भर देते हैं, लेकिन बाद में सरकार चेक करती है जिसका करना होता है। तो राइटर कहते हैं यही मॉडल ना यहां पे भी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स ना खुद सर्टिफाई करें कि वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, और बाद में सरकार ऑडिट कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कहीं पे गलती हुई है तो उस पर भारी पेनल्टी लगाओ। इससे ना इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और ट्रस्ट बेस्ड मॉडल आएगा। तो ये तीसरा सॉल्यूशन है। इसके बाद में चौथा सॉल्यूशन राइटर क्या देते हैं? रिजुवनिएट द ओल्ड एसेट्स। मतलब देखो जो एसेट्स बंद पड़े हैं ना उनको जिंदा करो, या फिर जो अंडर परफॉर्मिंग है उनको बूस्ट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुलार गोल्ड फील्ड्स आप सबने सुना होगा, कर्नाटक में है कुलार गोल्ड फील्ड्स। एक समय देखो दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान थी, आज बंद पड़ी है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर की ना हुटी गोल्ड माइन है, ये भी बंद पड़ी है। ये डिकेड से, मतलब दशकों से अंडर प्रोड्यूस कर रही है ये हुटी वाली गोल्ड माइन, ऑलमोस्ट बंद पड़ी है, थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो राइटर कहते हैं इन एसेट्स को ना प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देना चाहिए। इससे नया इन्वेस्टमेंट आएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आएगी, रिजल्ट तुरंत मिलेगा। देखो नई माइन शुरू करने में ना टाइम लगता है, लेकिन पुरानी माइन को रिवाइव करना जल्दी इंश्योर किया जा सकता है। और हमारी जो नेशनल एक पॉलिसी है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, कि सरकारी एसेट्स को यूज किया जाए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का भी ये हिस्सा होगा, पुरानी माइंस का अच्छे से इस्तेमाल करना, उसकी जगह को यूज करना। फिर चौथा है लेवल प्लेइंग फील्ड। किस किस के बीच में? देखो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अभी माइनिंग सेक्टर में ना पीएसयूज का डोमिनेंस है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का डोमिनेंस है। उन्हें ना कई बार प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है सरकार की तरफ से, जैसे नॉमिनेशन रूट से उनको ब्लॉक्स मिल जाते हैं बिना ऑक्शन के। इससे ना प्राइवेट सेक्टर डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो राइटर कहते हैं ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, एक लेवल फील्ड बनाओ, कंपटीशन होगा सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी, देश को फायदा होगा। और देखो 4 सॉल्यूशंस राइटर ने दिए हैं। राइटर कहते हैं ये 4 सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए ना आपको ना तो बजट चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू इससे होगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, जॉब्स ज्यादा जनरेट होंगी, और देश जो है वो विकसित भारत के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। देखो ये आर्टिकल जो है किसने लिखा है? ये वेदांता कंपनी के मालिक अनिल मित्तल ने लिखा है। अनिल मित्तल है या गोयल है, कौन है? देखो एक सेकंड रुकिए, नाम लिखा नहीं हुआ। लेकिन देखो अब राइटर ने ना सारी बातें प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में लिखी हैं, थोड़ा मैं बैलेंस कर देता हूं। बैलेंस मतलब इन्वायरमेंट के कंसर्न्स को ध्यान में रखना जरूरी है। माइनिंग से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, डिफोरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब चीजें होती हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन मॉडल अगर ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो खतरनाक हो सकता है। जैसे नियमगिरी हिल्स का केस देखिए, वेदांता कंपनी ने लोकल लोगों की कंसेंट के बिना वहां पे जो ट्राइब थी
उनके कंसर्न्स को अवॉइड करके वहां पे माइनिंग वो स्टार्ट करना चाहती थी बॉक्साइट की। फिर दूसरा देखिए, सोशल एंड ट्राइबल राइट्स। सोशल ट्राइबल राइट्स, माइनिंग एरियाज देखो अक्सर ट्राइबल बेल्ट में होते हैं, आपको पता है, तो माइनिंग के लिए उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है और फिर उनका ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रिंसिपल यहां पे जरूरी है ट्राइबल एरियाज में माइनिंग करने से पहले। FPIC, फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। फिर आप यहां पे एंगल दे सकते हो गवर्नेंस का भी। देखो इलीगल माइनिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे कमीशंस आए हैं, जिसे शाह कमीशन, इन्होंने कहा था गोवा और उड़ीसा में ना हजारों करोड़ों के इलीगल माइनिंग स्कैम्स हुए हैं, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन अगर किया जाएगा तो इलीगल माइनिंग नहीं होगी, खतरा बढ़ जाएगा बल्कि और ज्यादा। तो ऑडिट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर नेक्स्ट इशू सस्टेनेबिलिटी का भी है। किसका? सस्टेनेबिलिटी का। क्या हम सिर्फ देखो आने वाली जनरेशंस के रिसोर्सेज यूज करके अपना काम चलाना चाहते हैं? हमें सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस करना चाहिए। 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। समझ गए? 3R पे फोकस करना हमें जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखो यही पूरा आर्टिकल था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, अंधाधुंध माइनिंग नहीं करनी है, दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। क्वेश्चन लास्ट में दिखा देता हूं जो आपको आज अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करना है माइनिंग से संबंधित, जो अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।